हे एवरीवन, वेलकम टू मेंटो मीटो बाय कल्पना सिंह। और आज हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज़म, जुडिशियल रिव्यू, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ पोर्शन उसका कंप्लीट किया था। बट इसके जो भी कुछ जजमेंट्स हैं, कुछ केसेस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लोक अदालत और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने ऐड ऑन किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1971 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का फिनोमेना आया था। 1978 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो फिनोमिना था कि इंडिया में पहले प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो पहले के कानून थे वही उसी के अकॉर्डिंग न्याय दिया जाएगा। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है केस के अकॉर्डिंग जो जुडिशरी होगी वो अपने ही कॉमन सेंस का या विवेक का यूज़ करेगी, उसके बाद ही जजमेंट दिया जाएगा। 1979 में हुसैनारा केस आया, दैट इज़ लाइक बिगनिंग ऑफ द PIL। एंड 1970s, जो लेटर 1970s का टाइम था, उसमें जुडिशरी बिकेम बिट इनोवेटिव, और उसमें जो PIL का कॉन्सेप्ट आया, जुडिशल रिव्यू, जुडिशल एक्टिविज्म का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो उसमें। उसके बाद आया शाहबानो जजमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड में, दैट इज गिवन मेंटेनेंस इवन टू मुस्लिम वुमेन डिवोर्स इवन इफ इट इज नॉट एज पर प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, जो कि इंडिया में दिया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जितने भी सारे रिलीजन हैं इंडिया में, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक जैसा लॉ होना चाहिए। बट इंडिया में अभी ऐसा नहीं है, बिकॉज जो हिंदू मैरिजेस एक्ट है या फिर मुस्लिम्स का जो मैरिज रिचुअल्स हैं और उसके जो लॉज हैं वो अलग अलग हैं, और ट्रिपल तलाक की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये केस आया था 1919 में, बिगनिंग ऑफ कोलिजियम सिस्टम। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस आया था, उसके बाद थर्ड जज केस भी आया था। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड CBI टू रिपोर्ट टू जुडिशरी इन जैन हवाला केस, और उसके अलावा आस्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, बिकॉज दैट रोटन ग्रेन इज इन FCI गोडाउन। और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दी थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कि जो अनाज आपके गोडाउन में सड़ रहा है, इससे बेटर है कि आप जो भारत के गरीब लोग हैं उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। उसके बाद आया था SIT का फॉर्मेशन हुआ था for black money, and release of बंदा रेप विक्टिम इन रिस्पॉन्स टू मीडिया न्यूज़। और उसके अलावा की थी जो कि BCCI के फॉर्मेशन के लिए पैनल फॉर्म किया था BCCI के लिए, टू फोर्स BCCI टू फुल इन लाइन जितने भी कुछ भी आर्बिट्रेशन हो रहा है उसके लिए। बिकॉज पूरा क्रिकेट का जो BCCI है, तो उसमें सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो एटलीस्ट उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट ब्रिंग अ प्रॉपर लॉ अगेंस्ट टॉर्चर बाय पुलिस, तो उसमें जो भी लिटिगेशंस वगैरह फाइल हुई थी उसके अगेंस्ट की इस तरीके से पुलिस जो है पीट नहीं सकती है क्रिमिनल्स को जिनका जो केस वगैरह उसमें प्रूव ना हो सके। फंडामेंटल राइट्स अंडर लाइक आर्टिकल जो हैं 12 से 35 में आते हैं। 1982 में इंक्लूड राइट टू होस्ट फ्लैग, फ्री प्रेस, और उसके बाद स्लीप, शेल्टर, रेपुटेशन एट्सेट्रा, ये सारे इसमें ऐड किए गए थे। पावर ऑफ जुडिशरी है आर्टिकल 32 में, 22 भी मेंशन किया, 226 है हाई कोर्ट का, एंड आर्टिकल 13 में भी इसका जो डिटेल मेंशन की गई थी। आर्टिकल एंड केस 13 था, SR बोमई जजमेंट आया था। उसके बाद जो है 14th केस था, नो पार्ट ऑफ लॉ इज़ बियॉन्ड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बिकॉज ऐसा कोई पार्ट नहीं होना चाहिए जो कि जुडिशियल रिव्यू को रोक सके या सुप्रीम कोर्ट को रोक सके जुडिशियल रिव्यू करने से। जुडिशियल रिव्यू रिट आर्टिकल जो है 35, 28 एंड 356 कैन बी डन। सो इस केस में ये
आराम से जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। अब बात करते हैं जुडिशल एक्टिविज्म की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जुडिशल रिव्यू के साथ साथ जुडिशल एक्टिविज्म है क्या एक्चुअली, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो, जिसमें PIL के साथ साथ ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा स्टार्टिंग में जब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग थी कि कैसे एस्टेब्लिश हुआ, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो उस लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में मैंने एक्टिविज्म समझाया हुआ है। इसीलिए आप जो लेक्चर देखिएगा स्टार्टिंग से, जो प्लेलिस्ट है पूरी देखिएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लक्ष्मीकांत वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी इफिशिएंटली। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं। एन एक्शन शैल हैव कॉल्ड एक्टिविज्म बिकॉज ऑफ, सबसे पहले तो प्रोएक्शन होना चाहिए, किसी भी चीज़ को प्रॉम्प्ट एक्शन लेना, किसी भी या फिर प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना। जुडिशरी शुड बी एक्टिव, दैट इज कॉल्ड एक्टिविज्म या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म। लार्ज इंटरेस्ट के लिए, जो भी लार्ज कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट के लिए कोई भी वर्डिक्ट देना, और उसमें पार्लियामेंट का इंतज़ार ना करके जो पब्लिक एट लार्ज के लिए जुडिशरी कर सकती है उसके लिए वर्डिक्ट देना आप जुडिशियल एक्टिविज्म कह सकते हो। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ जुडिशरी जो है लिंक्ड है, दैट इज लिंक्ड डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स को जो सेफ गार्ड के लिए ये राइट दिए गए हैं, जिसमें जुडिशरी इनोवेटिव हो जाती है, क्रिएटिव हो जाती है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट दिस इज डिराइव्ड, दिस टर्म इज डिराइव्ड या दिस फिनोमिना इज डिराइव्ड बाय जुडिशरी इटसेल्फ। PIL का कॉन्सेप्ट भी जुडिशरी ने ही डिराइव किया है, क्रिएटिविटी शो की है। सो यहाँ पे डेफिनेशन है, जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू द assertive and proactive role played by judiciary for force an organ of the government to discharge their function towards the people in a right way. It has strengthen the democracy, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो एक्टिविज्म है या फिर एक प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाना जुडिशरी का, जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। जैसे कि SR बोमई केस में कर्नाटका में किया गया था, जिसमें इमरजेंसी के लिए उन्होंने, जो CM है, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई थी, एंड देन SR बोमई वेंट टू सुप्रीम कोर्ट के ये किस तरीके से हुआ है, तो उसके केस में ये जो है जजमेंट आया था। 2019 में 50 मीटर्स के जो 2016 के टाइम का है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि जितने भी 50 मीटर के आसपास के जितने भी ठेकास हैं या लिकर शॉप्स हैं उसको हटा दिया जाए, बिकॉज उससे जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से शायद लोग ड्रिंक एंड ड्राइव लाइक करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू पुट द लिकर शॉप्स इन द पेरीफेरी ऑफ 50 मीटर्स ऑफ द हाईवेज। तो ये बहुत जगह पे रूल्स आया था, पहले तो गवर्नमेंट ने, जो भी स्टेट गवर्नमेंट से, उन्होंने मानने से मना कर दिया था, बट स्टिल ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो बहुत जगह पे कहीं स्टेट्स में इसको माना भी गया है। सो पावर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एमिनेट्स फ्रॉम द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से ही जुडिशियल एक्टिविज्म का जो फिनोमिना है वो अराइज हुआ है, दैट इज रिट जुरिडिक्शन। व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म? तो इसके प्रोसीजर एज सच बात कर सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म गुड और बैड, तो ये तो डिपेंड करता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म वैसे तो अच्छी कहीं कहीं पे अच्छी भी है और कहीं कहीं पे बुरी भी है, बिकॉज जो सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की, वो एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है इंडियन डेमोक्रेसी में। बिकॉज अगर जुडिशरी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो भी पब्लिक एट लार्ज के लिए कहीं कहीं पे सही नहीं होगा, या फिर जहाँ पे पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर बहुत आर्बिट्ररी लॉज बनाता है वो भी इंडियन पब्लिक के लिए या पब्लिक एट लार्ज के लिए सही नहीं होगा। सो इट हैज़ बोथ द views, whether it's like sometimes it is good, sometimes it is bad, because वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है या उसके अलावा जो
पावर ऑफ जुडिशरी है, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर है, वो फिनोमिना फिर मेंटेन नहीं होगा. सो जुरिडिक्शन PIL हैज फर्दर widened the scope of judicial activism showing judicial activism or displaying judicial activism. Judiciary can not only show its judicial acumen but also take up the law of executive and legislature. However, judiciary जो है एक फिनोमिना शो करती है. एक्टिविज्म इज अ वेलकम मेजर ओनली इन शॉर्ट टर्म, बिकॉज शॉर्ट टर्म में तो जुडिशियल एक्टिविज्म आप अच्छी कह सकते हो कि चलो फास्ट ट्रैक लॉज बन रहे हैं या फिर उसमें जो भी सजेशन जुडिशरी दे रही है. बट अगर बात करें इफ़ प्रैक्टिस ऑफ स्पैरिंगली या कभी कभी तो ठीक है, बिकॉज इट शोज एन रेगुलर बेसिस इट कैन इरोड द फेथ ऑफ पीपल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर विंग्स. क्योंकि अगर जुडिशरी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और उसकी वजह से विच मे वीकन द डेमोक्रेसी. ऑल्सो इट may damage the concept of doctrine of separation of power and checks and balances. अब यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ये जो है आप कह सकते हो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पुट करता है. सो या फिर पीपल रिप्रेजेंटेटिव, लेजिस्लेचर में पीपल रिप्रेजेंटेटिव बैठ रहे हैं, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि फंडामेंटल राइट्स को और जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जा रहे हैं और एग्जीक्यूटिव के द्वारा इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसके चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इन 2007 दैट इन द नेम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशरी शुड नॉट टेक अप द रोल ऑफ executive and legislature because this will bring judiciary assuming access power at the expenses of executive and legislature without adequate responsibilities. Also, judiciary is neither a representative body nor has the expertise to run the administration of the country because जुडिशरी जो है अपने जो सही गलत क्या जो कानून की चीज़ें हैं वो बता सकती है. पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी साइड में ये भी बोला कि जुडिशरी के पास एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वो ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही वो जो है रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज जो लेजिस्लेचर में लोग आते हैं वो पीपल के द्वारा चुने हुए ही आते हैं और एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है. बिकॉज लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है. सो इट्स फंक्शन शुड बी लिमिटेड टू इन्फोर्सेबिलिटी ऑन द एग्जिस्टिंग लॉ. तो इन्फोर्सेबिलिटी है एग्जिस्टिंग लॉ के लिए. अब जुडिशरी के बारे में अगर बात करें, जुडिशरी शुड एम्प्लॉय सेल्फ restraints and evolve code of conduct for judges to use the judicial activism. It should also be shown as a last resort where all the other attempts to maintain rule of law has been failed. बिकॉज जुडिशियल एक्टिविज्म को बोला गया है कि वो सबसे आप कह सकते हो कि लास्ट रिजॉर्ट है या फिर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है जुडिशियल रिव्यू करना. अदरवाइज कोई और मीन्स होता है उसकी वजह से अगर जुडिशरी या जो भी लॉज बने हैं उसको सेफगार्ड किया जा सके तो उसको करना चाहिए. रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रोथ में और जितने भी सेफगार्ड्स हैं लॉज के वो मेंटेन करना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस. तो काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करती है सुप्रीम कोर्ट भी, वेयर इट एक्ट्स एज custodian or the final interpreter of the constitution and interpreter of fundamental rights, sole arbitrator of the disputes between center and states. अगर कोई भी dispute होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है. Scope of India is a continuous constitutional convention. आर्टिकल 368 बात करता है स्कोप ऑफ इंडिया इज ए कंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन. क्योंकि अगर आर्टिकल 368 की बात करें जैसे इमरजेंसी वगैरह के प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वगैरह आ जाती हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड कंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन बिकॉज it continues
expand the scope of constitution, because according to the growing needs of the society, expand the scope of the constitutional mechanism. Supreme Court has emphasized that constitution is supreme in India, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, या आप कह सकते हैं लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं उसको. तो जनरली जैसे बोला जाता है ना कि कोई बहुत जादू टोने वगैरह में विश्वास करता है, या फिर पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता है, तो कुछ शगुन अपशगुन में जैसे लाल किताब वगैरह को यूज़ करते हैं. तो उसी तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो. नहीं जी, हम तो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं. पार्लियामेंट में भी कोई बहस होती है तो भी कहते हैं हम तो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं. बट एग्जैक्टली क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या सच में कॉन्स्टिट्यूशन का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है. So Supreme Court has emphasized that Constitution is supreme in India. Wherever there is a threat to the Constitution, Supreme Court has succeeded in protecting the same, giving rise to doctrine of basic structure of the Constitution. तो ये Supreme Court ही safeguard करता है. Apart from this, by providing liberal या open इंटरप्रिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 19 और 21 की बात करोगे, सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इफ इट इवन सक्सीडेड इन मेंटेनिंग हार्मनी या बैलेंस की बात कर सकते हो बिटवीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी है, तो इस सबको मेंटेन करने का काम करता है. सुप्रीम कोर्ट हैज़ ल्यूड अपॉन डिक्टम या फिर फेमस सेइंग है, द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू जुडिशरी. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है खुद से तो बात नहीं करता या खुद से वो नहीं करता, लेकिन वो अपने बारे में लड़ता है थ्रू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी को या सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी है कि तुम मेरे बिहाफ पे लड़ो. व्हाट इज़ द सोल एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज होल्ड टू द सोसाइटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 32 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि फंडामेंटल राइट्स का जो है सेफ गार्ड किया जाए. अगर कोई वायलेशन होता है तो फंडामेंटल राइट्स के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. एंड क्वालिफिकेशन वगैरह आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हो. बाकी उसके अलावा जुडिशियल सर्विसेज की अगर बात करते हैं, वी कन्वर्ट दिस सर्विस फ्रॉम स्टेट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, उसके लिए भी. एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, कंपटीशन पुअर विल बी, कंपटीशन जो पूल है, सपोज जुडिशरी है, जुडिशरी की अगर आप बात करो ऑल इंडिया सर्विसेज थी, उसमें हम बात करते हैं कि एक ना ऑल इंडिया सर्विसेज बना दो जुडिशरी के भी, तो एक वाइड जो है वैरायटी कैंडिडेट्स की आ जाएगी. क्योंकि अभी क्या होता है कि जो हर स्टेट अपने अपने जुडिशियल एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स या जो कैंडिडेट्स होते हैं अप्लाई करते हैं, उसी में से ही जितना भी सपोज करो कि 10% ही जो है उस सर्विस के लिए उस योग्यता को कंप्लीट करते हैं या फिर इतने ज़्यादा कैपेबल हैं, बाकी नहीं है. तो ये चीज़ें एक वाइडन स्कोप डेवलप करती है. उसके लिए भी जो है पार्लियामेंट लॉ पास करती है और तब जाके ये पूरा डिसीजन बनता है. बायसनेस को कम करती है. सपोज हरियाणा, देयर इज अ जज फ्रॉम हरियाणा सेलेक्टेड फ्रॉम हरियाणा एंड जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट हुआ हरियाणा हाई कोर्ट में ही हुआ. सो वी हैव सीन खाप पंचायत है, उसका भी उस जज पे, क्योंकि वो लोकल है वहाँ के, तो उस जज पे उसका भी असर होगा, लोकल्स का भी होगा, रिश्तेदारों का भी प्रेशर होगा. तो क्या पता वो एक, बिकॉज जुडिशरी एक लीगल बॉडी है, तो क्या पता वो एक सही जजमेंट दे भी पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो खाप पंचायत को लीगल इलीगल डिक्लेयर कर पाते हैं या नहीं कर पाते. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सपोज इन वन एरिया ऑफ द हरियाणा वन कपल ruthlessly punished and subordinate, like जो उसके बाकी लोगों ने टॉर्चर किया. सो देयर इज अ केस केम इन द हाई कोर्ट. इट इज़ कमिंग टू द न्यू इन डिपार्टमेंट दैट द हेड ऑफ द खाप पंचायत इज द
पैटर्नल अंकल ऑफ द जज। तो उस केस में क्या होता है कि जो सोसाइटल प्रेशर आ जाएगा, फैमिली प्रेशर, इमोशनल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो तब शायद डिसीज़न लेने में भी जज थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच डेवलप कर हो सकती है उनकी। तो इसी वजह से ये कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव साइड होगी कि अगर अदर स्टेट से जजेस आते हैं उनके ऊपर इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता। सो इसी वजह से कहा जाता है इट विल नॉट बी एज हार्ड एज द डिसीजन फॉर अदर अननोन पर्सन, इसीलिए पॉसिबिलिटी बोली जाए। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दीज काइंड ऑफ कोड्स? सो जैसे सबऑर्डिनेट कोड की बात करते हैं, इफ़ वी कन्वर्ट द जुडिशियल सर्विसेज स्टेट्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज, दैट विल बी द डिसएडवांटेज या फिर एडवांटेज होगा। सो डू वी नीड टू अप्रोप्रिएट द कल्चर? ये कुछ क्वेश्चन है जो कि खुद से पूछ के उसके आंसर्स दिए जाते हैं, तो वही मैंने किया है यहाँ पे, तो इसे जस्ट समझने की कोशिश करो। सो डू वी नीड टू अप्रिशिएट द कल्चर ऑफ द एरिया विच आर नॉट mentioned in the law book? So answer है yes, because enlighten on this fact that culture of a state will it have a effect on the law. Should I be driven by the culture if it is not mentioned in the law book? Answer next है yes, sometimes which is part of the culture of the area, I am allowed to take it the consideration that culture, even if it has no explicit mention in the law book, provided it should not be illegal also, but taken what is the culture of the area, that is the person will know it. So it will not understand if I am not from that area. जैसे कि बहुत जगह पे होता है कि लैंग्वेज वगैरह का कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें लीगल हो सकती हैं, और दूसरे स्टेट्स में उसको अलग तरीके से माना जाता है। लैंग्वेज का भी फ़र्क पड़ता है, वुड बी इशू लैंग्वेज भी, क्योंकि कहीं पे जैसे हरियाणा है, अब असमी है कोई, तो अब वो हिंदी उसको प्रॉपर नहीं आती होगी तो भी प्रॉब्लम है। हमें असमी नहीं आती होगी अगर हम नॉर्थ इंडियन है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। I may be coming from that area, Telangana, now the people are coming from that area who are victims, तो उनकी प्रॉब्लम समझना भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है डिपेंड करता है कि सिचुएशंस पे, कि स्टेट सर्विसेज और उसके लिए किस तरीके का होना चाहिए। देर आर सम पॉइंट्स, सो कुछ पॉइंट्स थे जो कि हाई कोर्ट में से रह गए थे, तो इसको एक बार देख सकते हैं। वैसे हाई कोर्ट में मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से मेंशन भी कर चुकी हूँ। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जज विद बिलो क्वालिफिकेशंस इफ हैविंग एडिशनल जजेस। हाउ मच पीरियड? तो एडिशनल जजेस 2 साल के लिए होते हैं। जैसे ह्यूज वर्कलोड हो तो या पेंडिंग हो बहुत सारे केसेस, उसके लिए एडिशनल जजेस का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। If we talk about acting judges, period is not fixed. It is appointed in the absence of regular judge till the time judge comes. तो उसकी वजह से किया जाता है। एडहॉक जज की अगर बात करते हैं, रिटायर्ड जजेस back having these qualifications, he will assist the judge of high court for a temporary period of time. Qualifications of the judge of high court: Chief Justice of India will appoint him with the consent of President, and अपार्ट फ्रॉम दिस सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के टेन्योर में उनको, और उसके अलावा जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए 10 साल का, तो उनको एज हाई कोर्ट जज अपॉइंट किया जा सकता है। एडिशनल जज की अगर बात करते हैं, whenever there is an increase in the business, या फिर आप कह सकते हो वर्कलोड, बिजनेस का मतलब यहाँ पे वर्कलोड से ही है, और लार्ज एरियाज or large arrears in the high court, the president may appoint a duly qualified to become judge of high court person to act as additional judge for a period of 2 years. Acting judge की बात करोगे तो in the to act as a high court judge in the absence of the regular judge of high court, he takes the charge till the time the judge resume his work. तो एक्टिंग जज को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक जो जज वहाँ पे अपॉइंटेड हैं वो ना हों, उस टाइम के टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है।
He is also appointed by President. Permanent judge of High Court after retirement cannot practice before any tribunal or the court accepted by the Supreme Court or High Court but other than the High Court where he has served. However, क्योंकि जो है हाई कोर्ट के जो जजेस हैं जहाँ जहाँ उनका अपॉइंटमेंट हुआ था वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना ही ट्रिब्यूनल्स में ना ही अदर कोर्ट्स में, बट अपार्ट फ्रॉम दिस सुप्रीम कोर्ट में या फिर अदर जो हैं कोर्ट्स में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. एडिशनल जजेस की बात करते हैं. एडिशनल जजेस और एक्टिंग जजेस कैन प्रैक्टिस विदाउट एनी सच रेस्ट्रिक्शंस, तो वो कर सकते हैं बिकॉज वो उनका परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ. एड ऑफ जज की बात करते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द कंसर्न्ड हाई कोर्ट विद जो उनसे कंसर्न्ड हाई कोर्ट से जो है डिस्कस करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिस्कस करते हैं और प्रेसिडेंट का कंसेंट लेने के बाद जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हैं टू वर्क एज अ जज इन द हाई कोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसके लिए उनको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है. दैट इज़ कॉल्ड एड हॉक जज. उसके अलावा सपोज मैंने कोलिजियम के लिए भी मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर 4th लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया था इसके बारे में. सो who are the mechanism available, what are the mechanism available to executive or legislature by which they can control judiciary in the appointment of judges, CJI and judge of Supreme Court, judge of High Court. They are like some says, फिर some sayings are there. It is done by the President of India, and also CJI is getting harassed or he is telling the government give the intelligence clearance or these judges that I am a judge, my name is there in the collegium, I should become the next judge, but unless I get a security clearance from the government I cannot resume my duty. Now government is doing what they are not having me clearance, so vacancy will not be there. So this way they can influence my occupation or not. Also I can be removed from the power by parliament, my transfer can also be affected by them and salary can be also affected by them. सो ये जो है स्टेटमेंट जैसे होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एक जस्ट एग्जाम्पल है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि पहले सीजेआई को तो आपने सुना होगा कि सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट किया जाता है. जैसे जस्टिस यू ललित को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है 26 को, इसी 26 ऑफ अगस्त को 2022 में ही. काफ़ी कम टेन्योर के लिए, आई थिंक 3 या 4 मंथ्स के लिए, एग्जैक्टली मुझे टेन्योर का नंबर याद नहीं है, बट इसी बस बहुत ही कम टेन्योर के लिए, आई थिंक 50 या समथिंग डेज या मतलब इसी टाइप से. सो इसमें ही पूरा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिस्कशन दिया गया. विच स्टेट विल हैव हाई कोर्ट इफ़ अ हाई कोर्ट हैव टू वर्क फॉर 2 स्टेट्स, who will decide that? So parliament decide करता है इसके लिए. if the judiciary has to be increased or decrease the reduce the judges का number है, तो parliament will decide that all these appointments should be written. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की अगर बात करते हैं या फिर लोअर कोर्ट्स की, तो एक क्वेश्चन आता है, आर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट? Of course, the court working under the High Court are called subordinate courts, and yes, they are constitutional. Can a judge or a person act as civil judge or criminal judge at a time? तो बात आती है, अब ये जो है पूरा चार्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो मैं इसको अभी आपको शो करती हूँ, जिसकी मिनट. सो दिस इज़ द चार्ट. यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट जज, अपॉइंटमेंट एंड एडिशनल जज का जो अपॉइंटमेंट है. यहाँ पे है सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस, सेम ही सबॉर्डिनेट कोर्ट का ही है ये सबॉर्डिनेट कोर्ट है. तो ये सिविल कोर्ट है एंड ये क्रिमिनल कोर्ट है, 2 तरह के जजेस हैं. अब अगर हम सिविल कोर्ट की बात करते हैं, सबॉर्डिनेट जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ द मनी.
सो अब बात करते हैं इसमें कि इस तरीके से अगर सपोज करो इसमें कोई ना मनी की कोई लिमिट नहीं है कि इतने मनी वाला केसेस जो है कोर्ट में आ सकता है या नहीं। सपोज करो कि एक फादर ने 100 करोड़ की जो भी प्रॉपर्टी थी एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ, इस टाइप के जो कोर्ट जो केसेस हैं वो इस कोर्ट में आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें सिविल जज या सीनियर डिवीजन या सबऑर्डिनेट कोर्ट जज भी बोला जाता है या फर्स्ट क्लास जजेस भी कहते हैं, फॉर्म बाय द गवर्नर, तो गवर्नर के द्वारा फॉर्म किया जाता है इनको। एंड सिविल जज या फिर जूनियर डिवीजन जज या मुंसिफ कोर्ट भी कहा जाता है। वेरी पिटी है, छोटे छोटे क्राइम्स के लिए, छोटी मोटी चोरी वगैरह हो गई उसके लिए किया जाता है। अगर हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करते हैं तो क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है जस्टिस जो है माइग्रेट सेकंड क्लास जजेस होते हैं, जिसमें 2 साल का जो भी फाइन या फिर 2 साल के लिए फाइन और 100 या फिर 1000 रुपये का फाइन लगाया जाता है। ट्रैवल विदाउट टिकट हो, लाइसेंस हो या इस टाइप के जो भी पिटी क्राइम्स हैं उसके लिए। सेकंड जो क्लास होती है या फिर फर्स्ट मतलब सेकंड टाइप के जो जजेस होते हैं फर्स्ट क्लास जजेस होते हैं, दैट इज़ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 3 साल का या 5000 का फाइन। एंड इशू ऑफ द नेबर्स, जैसे कि कुछ लड़ाई हो गई है, इंजरी हो गई है, मारपीट हो गई है, इस टाइप के जो भी क्रिमिनल केसेस हैं वो इस कोर्ट में आते हैं। थर्ड टाइप का जो चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन ऑल्सो कॉल्ड मजिस्ट्रेट, 7 साल की सज़ा और अनलिमिटेड फाइन ये लोग लगा सकते हैं। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इनका अपॉइंटमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। सेशन जजेस या एडिशनल जजेस की बात करते हैं, जैसे मर्डर केस वगैरह जितने भी आते हैं वो इस कोर्ट में आते हैं। और इस टाइप के जो भी जो केसेस होते हैं वो सेशन जज या एडिशनल जजेस हैंडल करते हैं। तो ये पूरा जो हिरार्किकल स्ट्रक्चर है तो ये आप देख सकते हो। So this subordinate I have explained through that chart. Apart from this, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट जज by the governor in constitution with the high court in the state. He must be in the service of यूनियन और स्टेट, तो दोनों में से किसी भी सर्विस में हो सकते हैं। हाउएवर द नेचर ऑफ द सर्विस इज नॉट स्पेसिफाइड और मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड एज एडवोकेट फॉर 7 years एट लीस्ट। उसके बाद अगर दूसरा क्वालिफिकेशन है, द अदर जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट आर अपॉइंटेड एज पर द रूल्स मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या PCSJ जैसे सुना होगा आपने। सो इसके अलावा जो न्यूज़ में इश्यूज थे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपको रेफरेंस लिया जाता है एग्जाम्पल का, तो उससे यहाँ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं काफ़ी। IAS लॉबी की बात करें, जैसे IAS लॉबी का मतलब हुआ सपोर्टिंग, जो एक दूसरे को सपोर्ट या एक लॉबी क्रिएट कर देते हैं। IAS लॉबी दैट द वर्किंग एनवायरनमेंट सिविल service servants is not conducive. IPS says, what are we treated like second grade citizens in civil services, different in salary or power? Because आपने देखा होगा कि IAS और IPS में ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जब हम UPSC क्लियर करते हैं तो जब हमें रैंक एलोकेट की जाती है और उसके अलावा जब सर्विस एलोकेट की जाती है, बट इसमें भी काफ़ी डिफरेंशिएशन है IPS और IAS के जो भी ग्रेड्स और उसमें सैलरीज में भी, और उसके अलावा जो उनकी पावर्स हैं उसके लिए। तो इसी में IAS अपनी लॉबी क्रिएट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाता है बाय थॉट्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स। उसके अलावा क्योंकि उन्होंने सेम एग्ज़ाम दिया, सेम ही टाइप की हर्डल्स उन्होंने देखी हैं, उसकी अलावा जो भी रैंक्स होती है 2-4 नंबर से रैंक इधर उधर हो जाती है, तो उसकी वजह से कहा जाता है IPS ये बातें बोलते हैं कि हमारी वजह से हमसे ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। सो every facility is given to IAS officers only. Exam took place, we both sat together, he saw my paper and he got more 5 marks. तो ये मतलब सारी चीज़ें इस तरीके का जो है रीजनिंग दी जाती है। अगर बात करें he'll be, तो
जो आईपीएस बोलते हैं कि वो डीएम बन जाएंगे, आई विल बी डीएसपी, बट देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन द स्टेटस सैलरी विच इज़ नॉट गुड, इट्स इनजस्टिस। तो वो बोलते हैं कि इनजस्टिस है, एंड after all we are also part of all India services, we should get the same salary, we should get the same status, but it is not like that in the system. Pick all these points or widen the thought to write the answer। तो इसी टाइप के जो भी थॉट्स वगैरह हैं वो ही हम लिख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें मतलब एग्जाम्पल कोट करने चाहिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ IAS एंड IPS ऑफ मुस्लिम्स आर ओनली 3% रिप्रेजेंटेशन बिकॉज इट इज़ वेरी लो। तो ये एक बात कर सकते हैं। विमेन रिप्रेजेंटेशन इन इज़ ऑल्सो वेरी लो, लाइक 13%। हैव टू चेक द करंट परसेंट की इसी टाइप का था, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैकब थॉमस IPS केरला, सम गवर्नमेंट गेव हिम आउट ऑफ टर्म प्रमोशंस। तो वो क्यों दिया था? तो पॉलिटिकल नेचुरलिटी का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया कि क्या ऐसा रीज़न था कि इसी जो जूनियर IPS ऑफिसर होने के बाद भी इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे दे दिया। अब बात करते हैं लोक अदालत की। ये काफ़ी एकदम लोकल लेवल पे है। लोकल लेवल पे मतलब जो भी छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं बिना किसी जो है मुकदमे वगैरह के। सो इनफॉर्मल डिस्प्यूट सेटलमेंट, जैसे दो पक्ष हैं एक दूसरे से लड़ाई मारपीट कर ली तो लोक अदालत में उनको सॉर्ट आउट कर लिया। तो इस टाइप के जो भी केसेस होते हैं वो लोक अदालत में आते हैं। देयर इज़ द वे ऑफ इनफॉर्मल वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स दैट आर नॉट लीगली कॉम्प्लिकेटेड। तो लीगली बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। दोनों पार्टीज एक दूसरे से बात करना चाहती हैं, सॉल्व करना चाहती हैं प्रॉब्लम को, तो उसमें जो भी केसेस होते हैं वो लोक अदालत में जा सकते हैं। ब्यूटी ऑफ वर्किंग ऑफ लोक अदालत, सबसे पहले तो बिलो जितने भी जो मैटर्स होते हैं 10 लाख से नीचे वाले वो इसमें आएंगे। गिवन बाय द PN भागवती। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया था लोक अदालत का PN भागवती के द्वारा दिया गया था। ऑल्सो कॉल्ड एज पीपल्स कोर्ट, एंड it is an informal dispute settlement mechanism where disputes are settled by mutual consent and agreement between disputes parties or based upon confession in petty criminal cases। स्टीलिंग ऑफ बफेलो, जैसे किसी की भैंस चुरा ली उसने और बोल रहा है कि मेरी भैंस चुरा ली इसने, इस टाइप के बहुत ही छोटे छोटे केसेस। फर्स्ट फॉर्मल लोक अदालत वॉज सेटअप इन दिल्ली 1985 में बनी थी, एंड द क्रेडिट गोज टू जस्टिस PN भागवती। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जज कहे जा सकते हैं अपने टाइम के। लोक अदालत आर दे हैविंग लीगल स्टेटस? येस, दीज आर हैविंग लीगल स्टेटस। इट इज़ लाइक अ सिविल कोर्ट, and Lok Adalats were given legal status through Legal Services Authority Act 1987 which came into force in 1995। फीचर्स ऑफ लोक अदालत की अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो फ़ी नहीं लगती है। सिंस लोक अदालत enjoys all the parts of civil court, its decisions are executed in the same way as the decision in civil court। Through Lok Adalat these are not subject to normal procedural code या फिर जो भी code of law कह सकते हो। any civil matters, petty criminal cases, utility services like banking, electricity, revenue matters subject to the maximum limit of 10 lakhs rupees, and Lok Adalat can take a matter in the following ways: based on the concept of mutual consent, both the parties, on the basis of references made by one party। तो एक पार्टी ने बोला है उसके बाद उस दूसरी पार्टी को लोक अदालत बुलाती है बात करने के लिए। बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोक अदालत ऑन हिज ओन। लोक अदालत आर प्रिसाइडेड बाय सिटिंग और रिटायर्ड जज। जनरली तो रिटायर्ड जज बोला जाता है, बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। और एनी लीगल एक्सपर्ट। नो कोर्ट फी इज चार्ज फॉर फाइलिंग अ केस बिफोर लोक अदालत। लॉयर्स एज अ रूल आर नॉट restricted from appearing before Lok Adalat, but their role is confined to helping the parties reach the compromise. The judge, presiding officers of Lok Adalat
actively participate in the proceedings also suggest a possible solutions, because solution अगर वो देंगे, possible solution जो भी होगा, तभी जो है जितने भी disputes है वो ख़त्म हो सकते हैं. The assigned agreement reached between the two parties instead for execution to regular courts. Since the decision of Lok Adalat is based on concept या consent mutual agreement, its decisions are binding against which no appeal can be filed. अगर लोक अदालत में सपोज कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोक अदालत में चले गए, म्यूचुअल कंसेंट भी हो गया, आपने सिग्नेचर कर दिए, उसके बाद आप किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते हो. बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मैंने देखे इसमें. जुडिशरी बेनिफिट जो है जुडिशल का एक तो बर्डन को है डिवाइड कर लेता है, बिकॉज बहुत सारे केसेस लोकल लेवल पे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे. इजी एक्सेस होता है कि लोकल पीपल होते हैं, आसपास के जो भी लोग हैं आपस में बात कर सकते हैं, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी लोकल्स में ही रहेंगे, तो ईजी हो जाता है रीचेबिलिटी. And it brings the enmity between the two parties for considerable level. एक पर्टिकुलर लेवल पे ही अगर ख़त्म कर सकते हैं प्रॉब्लम को, तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, लोक अदालत हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटिव जस्टिस, एंड लोक अदालत इट हैज़ ब्रॉट अ inexpensive mechanism through which large number of pendency can be reduced. The post-litigation enmity between the two parties reduces. It introduced the concept of justice at your doorstep. Lok Adalat can be set up anywhere. Gram न्यायालय also. तो ये बहुत इजी हो जाता है. फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं तो एक नया फिनोमेना है जिसमें कि जितना जल्दी हो सके कुछ केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाता है, और उन केसेस को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश की जाती है. सो दैट इज़ रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि पैसा भी बच जाता है, बिकॉज बहुत सारे जो नॉर्मल जुडिशरी में बहुत सारे जो जजेस होते हैं वो केसेस को लेते रहते हैं, सैलरीज भी जा रही है, नंबर ऑफ जजेस की रिक्वायरमेंट भी जाता है. इसीलिए फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि वी कैन या फिर पार्लियामेंट को कि गवर्नमेंट कैन फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसमें कि इजी हो जाए कोर्ट जो भी केसेस हैं उसको वर्डिक्ट देना. सो इन 2000 every district should have at least 5 fast track courts on an average, and every district should have criminal cases, and they should take the case in further manner, and judgment came in one day and adjournment was not allowed. क्योंकि जल्दी अगर काम करना तो एडजर्नमेंट होंगे तो टाइम फिर सेम ही इसी तरीके से लगता रहेगा. इनिशियली दे आर वर्किंग फ्रॉम 2001 टू 2005 सेंटर और स्टेट में. इन जस्टिस अ प्रॉपर जस्टिस हैज़ नॉट गिवन बाय द. अच्छा, इसका कुछ पॉइंट्स और रह गए थे लोक अदालत के, तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो इनजस्टिस प्रॉपर जस्टिस हैज़ नॉट गिवन बाय लोक अदालत. तो जज इज़ करप्ट या अनदर पार्टी, इसके जो है कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो क्लेवर वांट टू गैप द प्रॉपर्टी, एंड फर्स्ट पार्ट द पुअर guy who do not know the meaning of Lok Adalat in that case. Media can be take the charge to highlight the matter of NGO and civil society. The case where judge was traveling without ticket, media brought this case in front of public. तो इस तरीके के केसेस आ जाते हैं. फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ आपको. तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबसे पहले तो पेंडेंसी ऑफ केसेस, जैसे 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं ओनली इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एंड फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड क्रिएशंस ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट एज सिंस देयर वर अबाउट 2 lakh अंडर ट्रायल्स एंड languishing in jail on whose cap
वॉज वेरी कॉस्टली, जिनको उनको रखना काफ़ी कॉस्टली है, कपड़े देना है उन्हें, खाना खिलाना है, उनका ध्यान रखना है, बीमार होते हैं तो दवाइयाँ भी देनी है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस कमीशन ने बोला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जितना जल्दी हो सके ये सारे जो भी केसेस हैं उनको फाइनल किया जा सके। 11th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड दैट creating 1734 fast track courts all across India for a period of 2001 to 2005. Through the term was extended upon March 2010 on the initiatives of Supreme Court. The expenditure of the High Court fast track court was shared between center and state. They take up only those cases which are triable by session court. In most cases, retired sessions judges or additional session judges are appointed, put to the post. They have to dispose the matter in a fixed time frame and adjournment is generally not permitted. तो इसमें adjournment permitted नहीं है. Justice delayed, justice denied as इन फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो ये एक सेइंग कह सकते हो। क्रिटिसिज्म की अगर बात करें इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट की, देर आर क्रिटिसाइज्ड डिस्प्लेइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल डिस्प्ले, जस्टिस डिनाइड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस हरीड इन जस्टिस बरीड। क्योंकि कोई भी डिसीजन इतना जल्दी में दिया जाए तो ऐसा नहीं पता होता ना कि अगर वो गलत डिसीजन लिया गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द प्रोसिक्यूशन वन हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द accused sufficient time but the defense get less time। क्योंकि डिफेंस अगर कम टाइम मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने में, वो भी प्रॉब्लम होता है। ऑल्सो रिटायर्ड जजेस अपॉइंट कैन कॉम्प्रोमाइज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि उनके ऊपर कितनी अकाउंटेबिलिटी है जजेस के वो भी मैटर करेगा। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिस्टम गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, दीज कोर्ट्स reduced to same extents only in south states and southern states of Kerala, Tamil Nadu, Andhra, but did not do well in UP and Bihar. They could dispose only 50% of the cases in the first form of operation, and fast track courts, despite having worked for sufficiently long time, have not been able to lie down any new procedural mechanism in criminal legal system. So ये था सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और उसके अलावा जो है लोक अदालत के बारे में और फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। एक पार्ट और हम CGI का करेंगे बिकॉज उनका अपॉइंटमेंट अभी हुआ है, तो इस साल उनके जो क्वेश्चंस उसके रिलेटेड आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। So take care guys, please share and subscribe the channel, share with your friends, इनिशिएटिव लो कि आपके जो भी आसपास लोग हैं अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो एक अर्ली एज में वो तैयारी करें।